अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और इसराइल ने आज से ठीक एक माह पहले ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू की थी और जंग के पहले ही रोज बिलाश्तियाल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत अस्करी और सियासी क़यादत को निशाना बना लिया था। मगर इस जंग के एक माह गुजरने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ये जंग कब और कैसे खत्म होगी, क्योंकि इस मुख्तसर अरसे में अमरीकी सदर ट्रंप के बदलते अहदाफ, कंफ्यूज टाइमलाइन और मुतजाद मौक़िफ़ ने अमरीकियों को ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि ट्रंप इंतजामिया के पास इस जंग से निकलने की कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है भी, या अमरीका एक बार फिर ना ख़त्म होने वाली जंग में उलझ गया है। क्योंकि इस जंग में अमरीकी सदर और उनके इंतजामिया के लोग कभी फतह का ऐलान करते हैं तो कभी ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा करते हैं। कभी कहा जाता है कि ईरान से बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जंग हार चुका है और ईरान में कोई बातचीत के लिए बचा ही नहीं है। तो कभी मुज़ाकरात के ज़रिए डील का रास्ता निकालने की ख्वाहिश और कोशिशें की जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी इंतज़ामिया अभी तक जंग शुरू करने की वजूहात पर यकसा मौक़िफ़ देने में नाकाम रही है। यानी ये वो मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमरीका की वजह से पैदा हुई है और पूरी दुनिया इसके मनफी माशी, फौजी और समाजी असरात से निपटने की कोशिश कर रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने इसी हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कन्फ्यूजन हैज़ बिकम अ मार्क ऑफ दिस वॉर, यानी कि कन्फ्यूजन इस जंग की शनाख्त बन चुकी है। एक ऐसी कन्फ्यूजन जो सदर ट्रंप के बदलते बयानात से हर रोज़ बेनकाब हो रही है। बहरहाल इस कशीदा सूरत से निकलने और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की कोशिशें जारी। इसी हवाले से कल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4 ममालिक का एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसकी क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे, जिन्होंने आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से गुफ्तगू में इस इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा है कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मिलेंगे, जबकि पीर को वज़राए ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि ये मुलाकात पहले तुर्की में तय थी, मगर मसरूफियात की वजह से उन्होंने भाइयों को इस्लामाबाद में मिलने की दावत दी। ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है, जबकि तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा 29 और 30 मार्च को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे, जहाँ खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी समेत अहम अमूर पर तफसीली मुशावरत होगी, जबकि ये दौरा बाहमी ताउन और अहम हमआहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराम करेगा। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जो एक हफ्ते में होने वाला दूसरा रब्ता है। वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें कशीदगी में कमी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया और ईरानी सदर को इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जारी सिफारती राब्तों से आगाह करते हुए कहा गया कि उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। इस राब्ते के कुछ ही देर बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान जारी करते हुए लिखा कि वो बारहा कह चुके हैं कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अहम बात यह कि इस पूरी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को अहम और हसास करार दिया जा रहा है, वहीं इन कोशिशों से जुड़े खतरात का जिक्र भी किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इस जंग के 3 अहम फरीकों से करीबी ताल्लुकात हैं और किसी भी फरीक से ताल्लुकात में बिगाड़ पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। इस हवाले से आज बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में अहम तजिया शाया हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की ईरान के साथ एक गैर मुस्तकम सरहद जुड़ी है, इसलिए अपने पड़ोस में जारी जंग को रोकने में मदद देने में पाकिस्तान का अपना मफाद शामिल है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान की नाजुक मईशत और अंदरूनी मुल्क गैर यकीनी सिक्योरिटी सूरत हाल इसके लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद के लिए इस सिफारती कोशिश का हिस्सा बनने में कुछ खतरात भी हैं, जिसकी नाकामी के इम्कानात मौजूद हैं, खासतौर पर जब सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तजिए में वाशिंगटन में स्टिम्सन सेंटर की डायरेक्टर एलिज़ाबेथ थ्रेकल्ड का हवाला दिया गया है, जिनके मुताबिक ये जंग जितनी तवील होगी, पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन कायम रखना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। उनके मुताबिक मुज़ाकरात में मदद देने से पाकिस्तान को अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का इजाफी फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर अमरीका मुज़ाकरात पर आमादगी का इशारा इसलिए दे रहा है कि मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई से पहले फ़ौजियों की आमद के लिए वक्त हासिल किया जाए, तो इससे ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर मिली भगत के इल्ज़ामात लग सकते हैं। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान एतमाद को भी नुकसान पहुंच सकता है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मदद करने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है।
तज्ज़िये के मुताबिक इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के खलीजी रियासतों ख़ुसूसन सऊदी अरब के साथ भी मजबूत ताल्लुकात हैं, जिसके साथ पाकिस्तान ने पिछले साल मुश्तरका दिफा का मुआहदा किया था। और इसी मुआहदे की वजह से अब ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि अगर सऊदी अरब पर हमलों में इजाफा होता है तो पाकिस्तान को भी इस तनाज़े में घसीटा जा सकता है। जबकि कल रात सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को इसी हवाले से अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। इसके अलावा बज़ाहिर पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों की डेडलाइन में 6 अप्रैल तक की तौसीह कर दी थी और बातचीत के जरिए डील की ख्वाहिश जाहिर की थी। मगर इस ऐलान को अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि कल रात इसराइल ने ईरान की यूरेनियम फैसिलिटी, स्टील प्लांट्स और हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स समेत दीगर अहम अहदाफ को निशाना बनाया, जिसे एक खतरनाक एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इन हमलों के बाद अपने बयान में इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि इसराइल ने ईरान के 2 बड़े स्टील के कारखानों, एक पावर प्लांट और सिविलियन जौहरी तनसीबात पर हमले किए हैं और मुतादिद शहरी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि इसने ये कार्रवाई अमरीका के साथ हमआहंगी में की है। ये हमला अमरीकी सदर की सिफारतकारी के दिए गए इजाफी मोहलत के मुनाफी है। ईरान इसकी भारी कीमत वसूल करेगा। जबकि पासदारान इनकलाब के कमांडर मजीद मौसवी ने अपने बयान में कहा है कि अब मामला आंख के बदले आंख का नहीं रहेगा, इंतजार करें और देखें। उन्होंने तनबीह करते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल से मुंसलिक सनती कंपनियों के मुलाजमीन अपनी जानों को खतरे में डालने से बचाने के लिए फौरन अपने दफातर से निकल जाएं। दूसरी तरफ आज एक और अहम तरीन पेशरफ में यमन के हूसी भी इस जंग में शामिल हो गए, जिन्होंने आज इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। हूसी ग्रुप के मुताबिक इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तनसीबात थी। इस जंग में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप की शमूलियत को भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद रेड सी में खित्ते की एक और बड़ी तजारती गुजरगाह बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत रखता है। यानी जो जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी और उसे 1 माह के अंदर समेटने का दावा किया गया था, वो 1 माह बाद समेटने के बजाय मजीद फैलती जा रही है। इस हवाले से कल जब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि ये जंग महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी और इस जंग के अहदाफ ज़मीन पर फौजियों उतारने के बगैर भी पूरे किए जा सकते हैं। As the Department of War has consistently outlined, we are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months, and the progress is going very well. Obviously, we have some work to do. We have to finish the job, and we are finishing that job. We are achieving all those objectives. We are ahead of schedule on most of them, and we can achieve them without any ground troops, without any. मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कई बार ईरान को मुकम्मल शिकस्त देने का दावा कर चुके हैं, उन्होंने कल इससे बरक्स मौक़िफ़ लेते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अमरीका को ईरान में अभी मजीद 3554 अहदाफ पर हमले करना बाकी है। ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर भी तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान जंग को 1 महीना हो चुका है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या इम्कानात इस बात के ज़्यादा है कि मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाए या ये एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होने के इम्कानात ज़्यादा हैं? और दूसरा, इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है उसको किस तरह देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर भी सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान आर्मी में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सईद साहब, सबसे पहले तो ज़रा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि अब तक इस 1 माह की जंग में अपर हैंड किस फरीक का है, ईरान का है या इसराइल और अमेरिका का है आपके मुताबिक? और ज़रा ये भी बताइएगा कि इसको मेजर या गेज करने का तरीका क्या होना चाहिए? ये देखा जाना चाहिए कि इस जंग को शुरू करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे या नुकसानात से तखमीना लगाना चाहिए कि किसका अपर हैंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तक कौन विनर है और कौन लूजर है, इस पे बात करने के लिए जो मैट्रिक्स है, जो कि मिलिट्री कैंपेन्स को देखने के लिए आप कह रहे हैं एनालिटिकल टूल्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मिलिट्री कैंपेन का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था। यूएस की तरफ से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इस वॉर का, जो कि वॉर ऑफ चॉइस है, वॉर ऑफ चॉइस इज ऑल्सो एन एनोलॉजी। इस वॉर ऑफ चॉइस का उनका जो गोल पोस्ट थे पहले 2-3 दिन, वो सब ने देखे शिफ्ट होते रहे। लेकिन इंटरनेशनली ये सबको पता है कि बुनियादी तौर पे इस वॉर ऑफ चॉइस का ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल रजीम चेंज था इन ईरान, जो कि हासिल नहीं हो सका। इसी तरह अगर देखें वॉर ऑफ कंपल्शन जो ईरान लड़ रहा है, उनके यहाँ
उनका उनका जो ऑब्जेक्टिव था बुनियादी तौर पे वो था डिफेंस ऑफ लीडरशिप, डिफेंस ऑफ रजीम एंड सर्वाइवल एज अ वायबल पॉलिटिकल एंटिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों फ्रीक जो हैं, इजराइल और यूएस एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, जो अपने स्टेटेड या बहुत क्लियरली स्टेट भी नहीं किए थे, तो जो ऑब्जेक्टिव थे वो दोनों अचीव नहीं कर सके। अच्छा, आज के दौर की जितनी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वॉर हैं, इसमें क्लियर विनर्स और क्लियर लूजर्स का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, बहुत सारा ग्रे जोन है इसके अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑन द होल कंप्लीट इंटरनेशनल सिस्टम इज अ लूजर, यूनाइटेड नेशंस इज लूजर, वर्ल्ड के जितने स्ट्रक्चर्स हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो कि रेगुलेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर को सस्टेन करते हैं, उन सबका फेलियर है। एक मैसिव पॉलिटिकल फेलियर है रीजन का और रीजनल फोरम्स का। इसी तरह एक मैसिव फेलियर है ओआईसी का एंड ब्रॉडर मुस्लिम उम्मा का। एंड अगर आप कहें मीडिया में जो डिबेट चल रही है कि मिडिल ईस्ट के कुछ स्टेट्स, ईरान, वेस्ट एशिया के कुछ कंट्री, यूरोप के कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं, तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ा मायोपिक व्यू है। इस वक्त पूरी दुनिया इससे इफेक्टेड है, इस कैंपेन से। आई वुड से एवरी हाउस होल्ड, पूरी दुनिया में हर घराना, हर फैमिली, हर इंसान इफेक्टेड है। और ये जितनी लंबी चलेगी उतनी ही इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी और एंड ऑफ द डे पे इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमैनिटी ऑन द होल विल बी अ लूजर। ना इनमें कोई क्लियर लूजर होगा ना क्लियर विनर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने जल सही साहब। और ये बताइएगा कि ये 1 महीना तवील चल चुकी है जंग, क्या आपको अंदाजा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे ममालिक की मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या है उस पर भी आप लोगों की नजर होती है, तो आपको लग रहा था ईरान इतनी देर तक सर्वाइव करेगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने की वो कैपेसिटी रखते थे, और आगे अगर ये कोई बातचीत के जरिए मसला हल नहीं होता, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मिलिट्री जो वॉर है ये कितने अरसे तक मजीद तवील जा सकती है? ईरान का जो मिलिट्री सिस्टम है वो बहुत पेचीदा है, वो एक यूनिक और एक्सेप्शनल मिलिट्री सिस्टम है। उसके मतवाजी उस जैसा दुनिया में कहीं और आपको मिलिट्री सिस्टम नहीं मिलता। मिलिट्री सिस्टम्स जो होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है आर्म फोर्सेस की, इसमें बहुत सिमिट्रीज हैं वर्ल्ड ओवर। आप अगर स्ट्रक्चर्स देखेंगे यूएस के, तो उनके मिलिट्री के स्ट्रक्चर्स में, आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर्स में आपको बड़ी वो चीजें नजर आएंगी जो इंडिया में भी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, जो यूरोप के भी बहुत से ममालिक में हैं। लेकिन ईरान का जो ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रक्चर है, इसमें जो उसकी बुनियादी खद्दोखाल हैं, वो दुनिया में आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पिछले 47 ईयर्स में जो ईरान का मिलिट्री सिस्टम है वो ओवरली सेंट्रलाइज्ड रहा है, और जिस तरह ट्रांजिशन होती है लीडरशिप की एक मिलिट्री सिस्टम के अंदर, ईरान में वो ट्रांजिशन भी नहीं हुई। ईरान में बहुत सारी अहम अपॉइंटमेंट्स पे लोग 20 साल भी सर्व किए हैं, 15 साल भी सर्व किए हैं, इससे ज्यादा भी सर्व किए हैं। तो ऐसे मिलिट्री सिस्टम को अचानक जब सारी की सारी लीडरशिप को टारगेट कर लिया जाए, तो जो मुतबादिल लीडरशिप है उनका फौरन टेक ओवर करते ही डिलीवर करना, परफॉर्म करना एक बहुत ही हैरानकुन बात है। और मैं ये कहूंगा कि मिलिट्री एनालिस्ट को और मिलिट्री सर्कल्स को वर्ल्ड ओवर ईरान की लीडरशिप ने टोटली हैरान करके रख दिया, खासतौर पे मिलिट्री लीडरशिप ने। देखिए, एक मिलिट्री ऑफिसर कुछ ब्रिगेडियर के रैंक में सीखता है, फिर मेजर जनरल के रैंक में सीखता है, फिर 3 स्टार के रैंक में सीखता है, फिर 4 स्टार के रैंक में भी सीखता है। अब जो लोग हैंडल कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस ईरान की साइड पे, उनको ये एक एक्सपीरियंस मिला ही नहीं है, उनका इर्तिका इस तरह हुआ ही नहीं है। बट द वे दे हैव परफॉर्म्ड, और जिस तरह डिसेंट्रलाइज उन्होंने इस जंग से पहले अपना पूरा डिलीवरी सिस्टम कर लिया था, आई थिंक ये भी मुद्दतों दुनिया में मिलिट्रीज में ये पढ़ा जाएगा। अब आगे बात कि वो सस्टेन इसको कितना लंबा कर सकेंगे, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक कि वो कितनी देर तक ड्रोन्स और प्रोड्यूस करते रहते हैं। मिसाइल्स का स्टॉक पाइल अभी उनके साथ है, डेफिनेट नंबर किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो लोएस्ट नंबर कोट होता रहा है वो कोई 150,000 से 300,000 के दरमियान होता रहा।
तो जून की लड़ाई में और अब की लड़ाई में जितने उन्होंने मिसाइल्स फायर किए हैं, तो आप कह सकते हैं कि अब भी उनके पास 60 to 70% स्टॉक पाइल उसका है। अब जहां तक ड्रोन्स की बात है, तो ड्रोन्स का मुझे लगता है कि जितने उनके पास पहले थे, सिर्फ वही नहीं फायर कर रहे, वो साथ साथ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। सही। दूसरी तरफ क्रिटिकल म्यूनिशन जो है वो है इंटरसेप्टर्स, बिकॉज इसराइल के लिए भी उतना ही जरूरी है, और जितने भी मिडिल ईस्ट में एलाइज हैं यूएस के, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है कि वो ड्रोन और मिसाइल्स दोनों को इंटरसेप्ट कर सकें। एक बड़ा डिबेट चलती रही है कि मिसाइल की क्या कॉस्ट है वर्सेस इंटरसेप्टर की क्या कॉस्ट है वर्सेस ड्रोन की कॉस्ट। जी। तो मेरे ख्याल में वहां पे कुछ थोड़ी सी शॉर्टेजेस ऐसे लगता है जैसे आ रही हैं। लेकिन अगर ये एक चीज होती है मिलिट्री पार्लेंस में, जिसको कहते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे यूक्रेन वाली भी एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ना कोई क्लियर विनर है ना कोई क्लियर लूजर है, तो वो एक साइक्लिक, उसमें स्पाइक्स आती हैं थोड़ी एग्रेशन की, फिर कुछ नॉर्मलसी आती है, फिर स्पाइक्स आती है, फिर नॉर्मलसी आती है। डर ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं उस तरह की फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए। खदशा इसका कम है यूक्रेन की निस्बत, कम इसलिए है कि यूक्रेन से पूरी दुनिया उस तरह इफेक्ट नहीं होती ट्रू। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ के चोक होने से पूरी दुनिया इंपैक्ट होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत लंबा उस तरह एज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट तो ये नहीं चल पाएगी। सही साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट आपने दी है। अगला मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो बातचीत की डिस्कशन हो रही है, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 10 दिन के लिए हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करेंगे, ऑल्दो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ है, वो कह रहे हैं कि हमारे पावर प्लांट को, हमारे सिविल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को भी वो निशाना बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस एक महीने बाद आर वी क्लोजर टू डी एस्केलेशन इस बातचीत के जरिए, या आपको लगता है कि ये एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है? क्योंकि अब यूएस ये भी बात कर रहा है दूसरी तरफ कि हम 10,000 ट्रूप्स भेज देंगे, और जैसे मैंने कहा ईरान कह रहा है कि हम पे अटैक हुआ है, और फिर सऊदी अरब की जो सुल्तान एयरबेस है उस पर ईरान ने अटैक किया है। तो क्या ज्यादा इस वक्त लाइकली आपको नजर आ रहा है सिनेरियो, डी एस्केलेशन या वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट? ये आपने 3-4 बातें की हैं, तो इसमें मैं ब्रीफली हर बात को टच करना चाहूंगा अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें। श्योर। पहली बात यह है कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसी जंग जिसमें कोई क्लियर वाजे फाते ना हो और कोई वाजे शिकस्त दूसरी पार्टी को ना मिले, तो उसका नेगोशिएशन से जल्दी फैसला हो जाए। हर वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जिसमें दोनों अपोजिंग पार्टीज में परसेप्शन ये रहे कि दोनों क्लेम करें विक्ट्री टेंजेबल बेसिस के ऊपर, तो वहां बातचीत से कोई हल निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूं। पाकिस्तान में चूंकि बहुत बहस हो रही है कि कितनी जल्दी बातचीत होगी, पाकिस्तान क्या रोल करेगा, तो हमें 1-2 बातें जरूर जेहन में रखनी चाहिए। रिसेंट बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जस्ट 2 एग्जांपल्स। 2011 में CIA ने TTA को सिग्नलिंग शुरू की कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, और वो बातचीत में एंगेज करना चाहते थे TTA को। 3 साल की एफर्ट के बाद 2014 में फॉर्मली दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया दोहा में, एंड 2020 में जाके वो किसी चीज पे एग्री हुए। इससे भी इंटरेस्टिंग यूएस का ही एक्सपीरियंस है, वियतनाम वाला। जब उन्होंने बात करना चाहिए वियतनामीज से, तो आज भी आप इस पे रिसर्च कर लें, 2 साल लग गए थे उनको एजेंडा सेटिंग में और लॉजिस्टिक्स वर्कआउट करते हुए और वेन्यू वर्कआउट करते हुए, हु वुड नेगोशिएट फ्रॉम विच साइड। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या इसमें जिस तरह के वो टारगेटिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं या अफगानिस्तान का, ईरान का नुकसान कर रहे हैं, उससे उनकी पॉलिटिकल विल और उनके लोगों के रिजॉल्व को अंडरमाइन कर सकेंगे। मेरे ख्याल में हर नेशन स्टेट की रेजिलियंस का भी एक थ्रेशोल्ड है। तो ईरान ने अपना वो थ्रेशोल्ड बड़ी वाजे तौर पे दुनिया को दिखाया हुआ है। 8 साल इराक के साथ जंग लड़ी उन्होंने, जब इराक को सब सपोर्ट कर रहे थे, रीजनल प्लेयर्स भी और डिस्टेंट प्लेयर्स भी। और उन 8 साल में उनके जो ह्यूमन लॉसेस थे वो मोर देन 1 बिलियन थे। तो अब उन्होंने उनके 1900 के करीब शहादतें हुई हैं, 1000 में लोग इंजर्ड हैं। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ है। तो रेजिलियंस और लोगों का रिजॉल्व पे तो वो गिव इन नहीं करने लगे। हाँ, इसका इंपैक्ट ये जरूर होगा कि जो वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे ईरान IRGC उतनी ही जोर से और उतनी ही मैसिवली स्ट्राइक करेगी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को गल्फ स्टेट्स के अंदर। तो ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और उन्होंने इंप्लीमेंट करके भी दिखाई है, और वो इसको इंप्लीमेंट और करेंगे। इस सारे का क्यूमुलेटिव इफेक्ट
एक इकोनॉमिक इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा पूरी दुनिया के ऊपर, सिर्फ गल्फ स्टेट के ऊपर नहीं। सही सही साहब, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बैलेंस्ड है यूएस और ईरान को लेकर, और इनफैक्ट अब हम एक मीडिएशन का रोल भी प्ले कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हमारा अपना मफाद भी है कि पीस एंड स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या इस मीडिएशन का पाकिस्तान को फ़ायदा ज़्यादा है या पाकिस्तान के लिए रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा बड़ा है? और क्या ये ऑप्शन था हमारे पास कि हम इस मीडिएशन वाले मामले में पड़ते ही नहीं, हम आइसोलेटेड रहते हैं इस पूरे मामले से? पहली बात यह कि मीडिएशन वो कर सकता है जिसको दोनों पार्टीज ट्रस्ट करती हों। तो इस वक्त रीजन के अंदर जो ट्रेडिशनली ओमान, कतर और सऊदी अरब रोल प्ले करते रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर, सैंक्शंस के इश्यूज के ऊपर, फैसिलिटेशन का, मैसेजिंग का, अब वो तीनों को तो वो ट्रस्ट करने से रहे। वेस्ट में वो किसी कंट्री के साथ बात नहीं करना चाहते। तो किसी कंट्री का पावर पोटेंशियल क्या है, उसकी ग्लोबल रेलेवेंस क्या है, वो सेकेंडरी चीजें हैं। पहली चीज ये है कि क्या पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट किसको एक्सेप्ट करती हैं। तो इस वक्त पार्टीज टू दी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें एक्सेप्टेंस लेवल पाकिस्तान का बहुत ऊंचा है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। एक ये बात है। दूसरी बात देखें, 195 मुल्क हैं दुनिया में, और उन 195 में अगर 3 का नाम लिया जाता है कि वो इस ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करने में रोल प्ले करें, और उन 3 में भी आपका नाम सरे फहरिस्त लिया जाता है, तो ये तो एक बड़ी कामयाबी की बात है। और इसके पीछे बहुत सारे अवामिल कारफा मार रहे हैं जो सबको पता है। अब इसका पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा? पाकिस्तान ने अगर चाइना और अमेरिका को कनेक्ट किया था आज से 50 साल पहले, तो उसका पाकिस्तान को फायदा ही हुआ, और आज तक हो रहा है, नुकसान तो नहीं हुआ। पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, इन दोनों को एक मतवाजी सतह पे रखने के लिए 1979 से अब तक एक बड़ी टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। तो ये टाइट रोप वॉक पाकिस्तान ने अब तक बड़ी सक्सेसफुली की है, सक्सेसफुली इस तरह कि दोनों के रिलेशंस को ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये टाइट रोप वॉक भी कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए। सही। अब बात यह है कि एक हद से आगे जाके पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि बेनिफिट एनालिसिस में सऊदी रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान ईरान रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनका तज्जिया करके किसी डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा। अच्छा सही साहब, आपने जैसे कहा कि 50 साल पहले अमेरिका और चीन को हमने कनेक्ट किया था। इस पर वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपसे पूछने ही वाला था, क्योंकि अल जजीरा ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बैक चैनल में फैसिलिटेशन की, और ये शायद तारीख में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैसिलिटेशन है। लेकिन 1971 की जब जंग हुई इंडिया के साथ, तो ना यूएस ना चाइना हमारे काम आ सका इंडिया को डेटर करने के लिए। फिर एक और मिसाल उन्होंने ये दी है कि हमने 2015 में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को साथ बिठाने में बड़ा रोल प्ले किया। 2020 में अमेरिका और अफगान तालिबान के जो दरमियान डायलॉग्स थे उसमें हमने पीछे रह के बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन उसके भी हमें फवायद उस तरीके से नहीं हासिल हुए। तो क्या इस वक्त मरतबा अगर हम फैसिलिटेशन या मीडिएशन करते हैं, कोई हमें फायदा होगा उसका? जी देखिए, अब देखना यह है कि आप किस फायदे की तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। वी आर नाउ इन एन एरा जिसमें अलायंसेस आर मीटिंग देयर फेट। नेटो में जितनी इन्वेस्टमेंट है यूएस की, नेटो के किस मुल्क ने यूएस के साथ चलने के लिए कोई हामी भरी है इस ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में? वो एलाइज जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकट्ठे लड़ी और उसके बाद भी बहुत सारी वॉर्स में इकट्ठे चले, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे भी तो कभी सरफेस नहीं होने दिए, उनमें से कोई यूएस के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो अलायंसेस जो होती हैं वो उनके एडवांटेजेस तो बहुत होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक नेशन स्टेट को अपनी नेशनल सिक्योरिटी आउटसोर्स करने से इसका काम नहीं मिलता, खुद उसकी कैपेसिटी बनाने से इसका काम मिलता है। एक बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड्स और कोई परमानेंट फोर्स नहीं होते। अगर चाइना को हमने हेल्प किया तो चाइना के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं था कि वो वॉर जो थी हमारी इंडिया की उसके साथ वो फिजिकली उसमें पार्टिसिपेट करता, लेकिन चाइना ने उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में, पाकिस्तान के वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की डिबेट्स जो इंटरनेशनल फोरम्स में हुई, रीजनल डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली हर जगह पे सपोर्ट किया है। और उसमें वो 1971 वाला अमल जो पाकिस्तान का तो वो भी बेकार फरमा है।
सही। अच्छा सही साहब, ये बताइएगा कि जैसे फाइनेंशियल टाइम्स की आज एक स्टोरी थी जिसमें जिक्र किया गया था कि अगर ये जो सारी बातचीत जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं वो सिर्फ टाइम बाय करने के लिए है और इवेंचुअली वो सोल्जर्स को भेजते हैं वहाँ पे ईरान में, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए एक मसला ये होगा कि हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? अच्छा, इस तरह की सूरत हाल में डिप्लोमेट्स को बहुत अच्छी तरह पता है कि कई दफा जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट पहला जो क्राइटेरिया रखते हैं वो ये रखते हैं कि क्या जिस तरह से दोनों तरफ से मैसेज एग्जैक्ट जिन वर्ड्स में फॉर्मुलेशन में दिया जा रहा है उसी तरह डिलीवर हो रहा है या अपने इंटरेस्ट के लिए उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, कहीं डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। तो ईरान ने जून में जो मैसेजिंग की पाकिस्तान के थ्रू, फील्ड मार्शल के थ्रू भी और पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू, उससे ईरान का पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा इत्मीनान है। उन्होंने वो एक्नॉलेज किया जून में भी और आज भी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़े ऑनेस्ट इंटरमीडिएट की तरह कोई बीच में एंगल रखे बगैर दोनों तरफ मैसेजिंग की। ये एक बहुत अहम बात है। उसके अलावा एक जो फाइनेंशियल टाइम ने जो भी कहा उसको जरा साइड पे रख के आप ये देखें कि दुनिया की तारीख ये बताती है कि अगर आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना हो तो एक तो आप अपोनेंट को एक ऐसी एग्जिट स्ट्रेटजी ऑफर करते हैं जिसमें एटलीस्ट फेस सेविंग इनबिल्ट हो, और दूसरा इट इज ऑफर्ड इन द बेस्ट लैंग्वेज विच कैन बी डिप्लोमेटिकली कंसीव्ड। और वो ऐसे ऑफर की जाती है जिसमें अपोनेंट की डिग्निटी इज नॉट अंडरमाइंड। अगर आप ये कहते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कि दिस इज द लास्ट चांस फॉर दीज थ्री पीपल, टेक इट, यू वर बेगिंग अस फॉर अ डील, टेक इट, अदरवाइज यू विल बी किल्ड इन नेक्स्ट 24 आवर्स। कौन सी कौम है दुनिया की जो इस तरह की ऑफर को लेगी? So it is not only what are you offering, very important aspect ये है कि how are you offering। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। वर्षा के वस्ता में जारी जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के रुझान की वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत मुसलसल तीसरे हफ्ते मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम नहीं रख सकेगी और हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा करना होगा। लेकिन इस इम्कान के बरक्स हुकूमत ने मुसलसल तीसरे हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ना करने का अहम फैसला किया है। और अहम बात यह है कि इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा था कि हुकूमत अगर आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का बोझ एक बार फिर खुद उठाने का फैसला करती है तो पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की अगली किस्त के हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये खदशात भी गलत साबित हुए हैं और IMF ने कल रात ये ऐलान किया है कि अगली किस्त की अदायगी के लिए पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। कल रात कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया और कहा कि इस हफ्ते भी कीमतों में इजाफा ना करके हुकूमत ने 56 अरब रुपए का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। पेट्रोल में 95 रुपए फी लीटर और डीजल में 203 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ मौसूल हुई थी, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ना करके 125 अरब रुपए का बोझ अपने सर लिया है और ये बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का रुझान मजीद कुछ अरसे बरकरार रहता है तो हुकूमत कितनी देर तक ये बोझ खुद उठाने की पोजीशन में होगी, क्योंकि हुकूमत के पास तवील अरसे तक ये बोझ उठाने के लिए फिस्कल स्पेस नहीं है। इसी सिलसिले में वफाकी वज़ारत ख़जाना में कल चारों सूबों के नुमाइंदों के साथ किफ़ायत शहरी और पेट्रोल की बचत पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए एक मुशावरती इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ारत पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग देते हुए ये तशवीशनाक डेटा शेयर किया। रवा साल मार्च में पेट्रोल और डीजल की खपत पिछले साल मार्च के मुकाबले में ज़्यादा है। साफ़ी खलीक यानी की खबर के मुताबिक ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इस इजलास में वज़ारत ख़जाना ने सूबाई हुकाम को बताया कि पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बरकरार रखने के लिए वफाकी हुकूमत ने अपने वसाइल से 160 अरब रुपए का बंदोबस्त कर लिया है, जिसमें 100 अरब रुपए तरक्याती बजट से कटौती की गई है। जबकि अवाम के लिए सब्सिडी बरकरार रखने के लिए वफाकी वज़ारत ख़जाना ने सूबों से भी इस मद में 200 अरब रुपए देने की तजवीज़ दी थी, लेकिन पंजाब और सिंध ने इस सब्सिडी में वफाकी हुकूमत का साथ देने में हिचकिचाहट का इजहार किया और हुकूमत से कहा है कि आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाए
ताकि लोगों के रवैये में तब्दीली आए और पेट्रोल और डीजल की बचत की हौसला अफजाई हो। अहम बात यह कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ना करने की वजह से जहां माली दबाव बढ़ता जा रहा है, वहीं एक्सटर्नल अकाउंट पर भी दबाव बढ़ रहा है और IMF ने भी स्टाफ लेवल मुआहदे के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग तवील होने की सूरत में पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर तशवीश का इजहार किया है। IMF के मिशन स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब की चौथी किस्त और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए RSF प्रोग्राम के तहत 210 मिलियन की तीसरी किस्त के इजरा के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने जंग से पहले तय करदा माली अहदाफ के हसूल की यकीन दहानी कराई है और महंगाई हदफ से जायद होने की सूरत में शरह सूद में इजाफे की यकीन दहानी के साथ एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रखने की यकीन दहानी भी करवाई है। ताहम IMF ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील होती है तो इसके पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर, ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो पर हमें ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, जब जंग का आगाज़ हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस उस वक्त से बढ़ रही हैं और आप लोगों ने शुरू में ही जब 55 रुपये बढ़ाया भी था तब भी बताया था कि दो चैलेंजेस हमारे सामने, एक तो ये कि प्राइस को हम कैसे मैनेज करेंगे और दूसरा जो डिमांड है, खपत है, उसको हम कैसे कम करेंगे। अब ये तीसरा मुसलसल हफ्ता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो बर्डन है अवाम पे पास ऑन नहीं किया, वो सब्सिडी के जरिए 125 अरब रुपए की सब्सिडी के जरिए खुद इस बोझ को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब चैलेंज हमारे लिए ये है कि अगर हम प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो आवाम परेशान होती है, लेकिन प्राइसेस को अगर बरकरार रखते हैं तो हुकूमत पे बोझ ज़्यादा बढ़ता है और दूसरा जो खपत हम कम करने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं होगी। कैसे मीट करेंगे इस चैलेंज को? बहुत शुक्रिया शहजाद में लेने के लिए। पहले तो खुशखबरी ये कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इन सारे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में और जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे कम करके जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो पास ऑन नहीं कर रही और वो बर्डन नहीं आने दे रही आवाम पे और अपने खर्चे कम, ये देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है खर्चे कम करना। ऐसा नहीं है कि कर्जा लेके सब्सिडी दी जा रही है एडिशनल और अपने खर्चे भी नहीं कम किए जा रहे। तो खर्चे कम करके फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करके पास ऑन किया जा रहा है जो है ये जो सेविंग्स हैं इसको आवाम की भलाई के लिए, ताकि इन्फ्लेशन भी जो है कंट्रोल में रहे, हमारे जो मैक्रोज़ हैं ओवरऑल ठीक रहें, गवर्नमेंट के साथ साथ जो पूरी इकॉनमी की स्टेबिलिटी है वो रहे और साथ में जो है जो प्राइसेस हैं वो भी मेंटेन रहें और साथ में इसका जो है इम्पैक्ट भी जो है वो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड ना हो। क्योंकि देखें ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में बड़ा है और पूरी दुनिया में मैं आपको बताता हूँ जो नंबर्स हैं, अगर आप रीजनल कंट्रीज़ को भी देख लें उसके अंदर बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी, अब तो इंडिया भी हो गया है, साथ में जो है कम किए अपने जो कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि LPG का उनके यहाँ कितना बड़ा इम्पैक्ट आया क्योंकि चूल्हों में तो LPG डलती है और 90% LPG है उनके पास और सारी सी रूट के थ्रू आती है, तो उन्होंने वहाँ तो लाइनें लगी हैं। आपने देखा है कि पाकिस्तान में 12,000 पेट्रोल पंप है, किसी एक पंप पे कोई लाइन लगी हो, कोई किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की फ्यूल स्टॉक्स का कोई हमें कंसर्न नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्यूल स्टॉक किस तरह इंप्रूव हो रहे हैं और आगे जाते हुए स्ट्रैटेजी क्या है। तो नंबर 1 ये कि आपका जो है यहाँ पे किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें काम हैं और बिल्कुल नॉर्मल स्टेबिलिटी की तरह चल रही है हर चीज़। तो एक तो ये कि आपके यहाँ जो है प्राइस पास ऑन जो है वो नहीं किया गया तो उसका एक इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर खर्चों को कम करके लिया। सेकेंडली आगे जाते हुए आप डिमांड की जो बात कर रहे हैं, डिमांड के लिए बहुत सारे ऑप्शन टेबल पे हैं कि कैसे मेंटेन की जा सकती है अगर ज़रूरत पड़ी। आज ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 24 दिन का अगर स्टॉक था, आज वो 28 दिन का है। आगे जाते वो इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि आपके जो फ्यूल खाम तेल की जो इम्पोर्ट है वो इम्प्रूव होती जा रही है। लेकिन खुर्रम यहाँ पे सिर्फ मामला ये नहीं कि हमारे पास कितने स्टॉक्स पड़े हुए, एक मामला ये भी तो है कि अगर हम डिमांड को कर्टेल नहीं करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल तो बढ़ता रहेगा ना अगर उसी मिकदार में, क्योंकि अभी जो रिसेंट मीटिंग भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में वहां पे बताया गया कि इस मार्च में पिछले मार्च के मुकाबले में कंजम्पशन ज्यादा हुई है, ऑल्दो इसी महीने हमने 55 रुपए इजाफा भी किया है पेट्रोल और डीजल की कीमत में। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये डिमांड का आपको नंबर नजर आएगा, आगे गिरता हुआ नजर आएगा। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि और गिरेगी, उसकी वजह क्या है? देखें स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए 2 हफ्ते के लिए, आपने देखा होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गाड़ियाँ 60% जो है ग्राउंड की, 50% अपनी फ्यूल की जो उनको कंजम्पशन मिलती है, जो उनको एलोकेशन होती है वो कम कर दी। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी यही किया है और फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी भी दी है और घर से काम करने की बात की और 50% वर्कफोर्स की बात हुई है। लेकिन क्या ये काफी है या मजीद स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इक़दामात लेने? नहीं, देखिए सस्टेनेबल ये नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर को साथ आना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेट सेक्टर से भी ये कहा है ना सदा कि जी आप भी ये करें, आप अपने एंड पे कम से कम फ्यूल यूज़ करें। किस तरह? आप घर से ज़्यादा काम करें, आप ज़्यादा जो है गाड़ियाँ कम यूज़ करें, आप पेट्रोल के एलोकेशन कम करें। कल वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत ने तो बोझ बर्दाश्त किया है, आवाम पे पास ऑन नहीं किया, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि कुछ हम ऐसे इक़दामात लेने जा रहे हैं जिस पर ज़रूरी है कि जो शहरी हैं वो भी उस पर
इत्तेफाक करें और अडॉप्ट करें उनको? तो क्या है वो? एब्सोल्युटली, क्या करने जा रहे हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी उसका मैं बहुत डिटेल में बात करने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपको उसकी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या है। देखिए उसमें मैं बता सकता हूँ, ये जनरली बता सकता हूँ कि टेबल पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना। टारगेटेड सब्सिडी का भी ऑप्शन है, फिर आगे जाते हुए कितना किसको पेट्रोल मिलता है ये भी ऑप्शन हो सकता है, मार्केटें कितनी जल्दी बंद हो ये भी ऑप्शन हो सकता है, किस तरह से। देखिए प्रोविंसेस तो अपने एंड पे ऑलरेडी करना शुरू हो गया ना, आप देखें। और मैं आपको ये बताऊँ सबसे बड़ा रोल प्रोविंसेस का है। फेडरल गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करेगी? फेडरल गवर्नमेंट को अपना एक सर्टन जो है उसका एक एरिया है ना, तो प्रोविंसेस का रोल इसमें बनता है। और आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मीटिंग भी हुई है एक दिन पहले सारे चीफ मिनिस्टर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कि अपने एंड पे आप इसको करें, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल जो इकोनॉमीज हैं वो ज़्यादा इसमें जो है वो आज खलीक कियानी साहब की एक खबर थी कि वजीर खजाना ने बताया कि 160 अरब रुपए जो है वो वफाक ने अरेंज किए, जिसमें 100 अरब रुपए पीएसडीपी से कट करके किए और 60 अरब रुपए दूसरी जगहों से ऑस्टेरिटी मेजर्स के जरिए किए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सूबों को कहा कि 200 अरब रुपए आप जो है सब्सिडी में प्रोवाइड करें, तो पंजाब और सिंध ने इनकार कर दिया और उनका तकरीबन अमाउंट बनता था 160 अरब रुपए। तो क्या सूबे इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है? देखें कंट्रीब्यूशन तो सबको करना पड़ेगा ना। हम तो फेडरल गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया ना सब्सिडी देने। नहीं तो देखें वो तो नेगोशिएशंस चलती है ना, वो तो बात होती है ना। वो इनिशियली अगर मना करते हैं क्या स्ट्रैटेजी है, ऑल्टरनेट क्या है, तो ऑल्टरनेट बताएंगे वो कि ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं वो। देखें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल जो इकोनॉमीज़ हैं उनका इसमें रोल बड़ा है ना। मार्केटें कितने बजे बंद होनी चाहिए, पेट्रोल किसको कितना मिलना चाहिए अपने एंड पर। देखें आपने ये भी देखा होगा कि KPK ने भी किया, सिंध गवर्नमेंट ने भी ये किया कि अपने एंड पे उसी दिन जब प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था कि हम गाड़ियाँ 50% जो है 60% कम कर रहे हैं और ख़रीदारी नहीं कर रहे, फ्यूल कम कर रहे हैं, एक दिन छुट्टी दे रहे हैं, तो फ़ौरन से रेप्लिकेट किया सिंध गवर्नमेंट ने भी, इवन KPK ने शुरू कर दिया। तो ये किया पंजाब और सिंध ने इनकार किया कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने तो ये तजवीज़ की कि आप कीमतों को बढ़ाएं, अवाम पे बोझ पास ऑन करें, ताकि अवाम का जो रवैया है वो तब्दील हो, यानी कि वो गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें और डिमांड ताकि उसके कंट्रोल हो सके। तो सूबों की तो ये राय है कि आप कीमतें बढ़ा दें। जी बिल्कुल सही, पंजाब और सिंध की ये बिल्कुल सही बात है। देखें जहाँ तक गवर्नमेंट अगर एक कैलिब्रेटेड अप्रोच लेके चल सकती है कि वो अपने खर्चे कम कर सकती है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी नहीं है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जो है, हाँ ये पॉइंट है सस्टेनेबल। 125 अरब रुपए आपने 3 हफ्ते में सब्सिडी दे दी है अपनी फिस्कल स्पेस क्रिएट करके। सस्टेन कब तक कर सकते हैं आप? देखिए जंग 3 हफ्ते 1 महीना 2 महीना चलती है तो क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। देखें सिर्फ और सिर्फ फिस्कल जो सपोर्ट है ना, मैं इसको सब्सिडी नहीं कहता, क्योंकि सब्सिडी तो वो होती है ना कि जी आपके जो बजट की पूरी एलोकेशन है साल की, आप उससे बढ़ के सब्सिडाइज कर दें। जैसे हुआ 2022 में भी कि आपने क्या किया, लोन ज़्यादा लिए और आपने सब्सिडाइज कर दिया, आपने खर्चे नहीं काटे। आज खर्चे भी कट रहे हैं, प्राइस पास ऑन भी किया गया है और उसके साथ साथ जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स भी हैं, उसके साथ साथ फिर कंजम्पशन। आप कह रहे हैं कि ये मामला 2022 से मुख्तलिफ है, क्योंकि 2022 में भी यही था कि पहले कीमतें बढ़ाई नहीं गई, फिर तो कीमतें कम भी कर दी गई जब PTI की हुकूमत थी, उसमें बड़ी तनकीद होती है। तो आज अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो वो से मुख्तलिफ है मामला। देखिए मुझे अगर 1 मिनट देना आप, तो मैं आपको बताता हूँ कितना मुख्तलिफ है ये। देखिए सबसे पहली बात ये कि 2022 में जंग शुरू हुई आपकी यूक्रेन की और रशिया की, उस वक्त ऑयल प्राइसेस फ़ौरन से शूट करके 90+ चली गई, फिर बाद में 120 पे भी गई, फिर 100 पे जो एवरेज हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने उसको पास ऑन नहीं किया, कम कर दिया उल्टा। और फिर कम करने के साथ किया क्या, कर्जे ज़्यादा लिए और सब्सिडाइज कर दिया, अपने खर्चे कम नहीं किए। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने 55 रुपये सबसे पहले पास ऑन किए, जिस पे हम सब ने बहुत, मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि जी पास ऑन कर दिया और किसी ने नहीं किया। आज पूरी दुनिया 70% तक पास ऑन कर चुकी है प्राइसेस, हमारे 20% अभी तक वही पास ऑन हुआ है। ये फ़र्क हो गया सबसे बड़ा कि सबसे पहले पास ऑन किया, उस वक्त पास ऑन नहीं हुआ था। दूसरा, कर्जे लेके सब्सिडाइज नहीं कर रहे, अपने खर्चे कम कर रहे हैं। शायद 1 मिनट दीजिएगा मुझे, कर्जे लेके सब्सिडाइज नहीं कर रहे, अपने खर्चे कम करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा डिफरेंस मेजर जो चंक है वो डेवलपमेंट बजट का है, 100 अरब तो वहां से ला रहे हैं। देखिए तो प्रायोरिटी ये है ना, आज प्रायोरिटी ये है कि जंग चल रही है उसको मैनेज करें ना। आप उन चीज़ों में वैसे जो आपकी तरजीहात है, मैं थोड़ा सा उस पर कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि जब 55 रुपये बढ़ाए गए तो फिर ये बताया गया कि देखें हमारे पास ना फिस्कल स्पेस है और हमें डिमांड को कम करना है, लिहाजा आवाम को बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन फिर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तनकीद भी हुई कि आवाम कितना बोझ बर्दाश्त करें, तो फिर अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि आवाम पे बोझ ना डाला जाए और हम जो है अपनी जेब से ही देंगे। उस वक्त आप कहते हैं जेब में हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं कि हम दें। बिल्कुल सही बात है। देखें बात ये है कि पहले तो पास ऑन किया ना, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ भी आया कि जी आवाम के ऊपर तो बहुत जा रहा है, लेकिन क्या हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो किया ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2022 और 2026 में फ़र्क क्या है, उस वक्त के आज के रिजर्व्स के जो है ना आपके फॉरेक्स रिजर्व्स उस वक्त वही थे। 22 के अंदर प्राइस पास ऑन नहीं था, 22 के अंदर आपका कर्जा लेके उसको फंड किया गया, 22 के अंदर इस वजह से आपका IMF प्रोग्राम डीरेल हो गया था। आज आपके रिजर्व्स बेहतर हैं, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में, उस वक्त 11% की इन्फ्लेशन थी, आज 5.5% इन्फ्लेशन है। एक मिनट मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, उस वक्त आपका देखें फिस्कल डेफिसिट पता है आपको कितना चला गया था, 8%। आज फिस्कल सरप्लस में आप, आज प्राइमरी सरप्लस भी आपके पास है 3.25% GDP का, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। फिस्कल सरप्लस हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। रिजर्व्स के नंबर्स आज 33वां वीक है, कंटिन्यूसली इंप्रूव हुए हैं। 8.5 महीना पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो 8.5 महीने तक रिजर्व इंप्रूव होते रहे।
लेकिन मैं और सबसे बड़ी बात शहजाद, आज IMF ने आपके साथ जो है वो बिल्कुल मैं उस पर कर दिया, उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया हमारा, और IMF ने ये कहा है कि जो इस मौजूदा साल में जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है वो 1.6% ऑफ GDP है, अगले साल 2% होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट में सूरत हाल है उससे आगे जाके एनर्जी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन पर, ग्रोथ पर और करंट अकाउंट पर प्रेशर पड़े। इसलिए मैं पूछा ये कब तक सस्टेनेबल है, मतलब अगर अगले हफ्ते ये जंग जारी रही तो फिर आप लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? आपने एक मेजर तो क्या होगा ना कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? देखें बात ये है कि $120 तक का तो एक ग्लोबल एक कंसेंसस बन रहा है ना कि $120, आज तो 26 दिन हुए ना। आपको पता है 2021 और 22 के बीच, 22 और 23 के बीच में इनफैक्ट जब आपका यूक्रेन रशिया की जंग थी तो 11 महीने तक ऑयल प्राइसेस 70 से उठ के 120 पे गई और 100 पे जो है वो चलती रही। तो आपके यहाँ जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं ना? जी जब लेकिन 30 रुपए फर्क ये था कि उस वक्त प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई और अपने जो फंड किया गया $1 बिलियन उस वक्त सब्सिडाइज किया था हमने कर्जे लेके, अपने खर्चे कम नहीं किए। तो आज अपने खर्चे कम किए जा रहे हैं, हो सकता है खर्चे और भी कम किए जा सके। देखिए प्लान ये है कि खर्चे जितने कम किए जाएं अच्छा है, जितना ऑस्टेरिटी अपने ऊपर डाली जाए अच्छा है, जितनी तवानाई की कंजर्वेशन हम करें। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, डिमांड मैनेजमेंट इस तरह से होगी जब आप प्राइवेट सेक्टर में बैठ के साथ देंगे। ये एक साझा प्रॉब्लम है, एक अकेला फाइनेंस मिनिस्ट्री का तखमीना क्या है कि हमारा जो करंट अकाउंट जो शायद हमने गालिबन टारगेट किया था कि $2 बिलियन के आसपास होगा, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या आपने तखमीना लगाया कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा किस हद तक बढ़ सकता है? देखिए और कैसे फंड? मैं आपको बड़ा एग्जांपल, वही 22 की एग्जांपल देता हूं। उस वक्त आपको याद है करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया था? $18 बिलियन। और पता है यही मार्च का महीना चल रहा था उस वक्त भी, जब ये गवर्नमेंट आगे पीछे हुई थी, आपको याद है? उस वक्त मार्च के महीने तक पता है आपको करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया था? करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सटर्नल वाला $13 बिलियन। आज कितना है पता है आपको? आज हमारा $700 मिलियन का है, सिर्फ $70 करोड़, $13 अरब। $2 बिलियन टारगेट है, तो आप क्या तखमीना लगाए कितना बढ़ जाएगा इंपोर्ट? तो कह रहा हूं कि स्टेट बैंक का टारगेट वही है आज भी, $2 बिलियन ही है आज भी। कैसे करेंगे इन्फ्लेशन का भी? अगर ये जून तक सिचुएशन प्रिवेल करती है तो यकीनन जो हमारा $11-12 बिलियन हमारा इंपोर्ट बिल होता है एनर्जी का, एनुअलाइज इंपैक्ट होता है ना। एनुअलाइज इंपैक्ट जो एस्टिमेटेड है वो $3.5 से $4.5 बिलियन का है अगर $100 या $120 पे ऑयल प्राइसेस रहती है। तो ये पूरे साल का नहीं होता। समझ गया। तो ये कह रहा हूँ तो हमें कोई एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं होगी। देखिए फिलहाल आपको पता है 19 तारीख के रिजर्व्स के जो नंबर्स आए हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के, वो बढ़ गए। आपका ये कब से इश्यू चल रहा है? 1 मार्च से चल रहा है या 27 फरवरी से? तो आपके रिजर्व्स भी बेहतर हैं, इनफैक्ट बेहतर हुए हैं, और आपका रुपये भी स्टेबल है। उसकी वजह ये हो सकती है कि रेमिटेंसेस का नंबर आपके यहाँ इंप्रूव होता जा रहा है, जो कि फंड कर रहा है आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वी आर इन अ गुड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। हमारे पास जो है इंप्रूव होते जा रहे हैं। बाय द वे 24 से 28 दिन हुए हैं और मजीद इंप्रूव हो रहे हैं। आपका एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबल है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अगर ये लिंगर ऑन होती है चीज़ तो स्ट्रेटजीज ऑन द टेबल हैं कि कैसे रैशनिंग कर सकते हैं, कैसे हम टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं, कैसे डिमांड मैनेजमेंट और की जा सकती है, कैसे पास ऑन किया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो है टेबल पे हैं। इंशाल्लाह वील कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।